तो आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जो एसिड और बेसिस होते हैं इसके लिए तीन कॉन्सेप्ट लगते हैं। जितने भी एसिड और बेसिस होते हैं उन्हें आपका ये कहा जाए कि तीन कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई ना कोई एसिड जो है वो एक कॉन्सेप्ट का भी हो सकता है, दूसरे का भी हो सकता है, तीसरे का भी हो सकता है। मतलब तीन कॉन्सेप्ट होते हैं एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए। वो होते हैं एरिनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट और तीसरा होता है लुईस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं एरिनियस कॉन्सेप्ट। ये सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड आर दो सब्सटेंस एसिड्स आर दो सब्सटेंस which gives H plus ions in its aqueous solution. While basis gives OH negative ions in their aqueous solution. ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक एसिड और एक बेस मिलकर बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, उन्होंने कहा एसिड वो होता है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन है। पहली बात तो एक्वस सॉल्यूशन का होना जरूरी है और दूसरी बात जो H प्लस दे। अगर कोई H प्लस नहीं देता है तो वो एसिड नहीं है। और बेस वो होता है जो OH नेगेटिव दे, जो OH नेगेटिव अपने एक्वस सॉल्यूशन में दे। जो OH नेगेटिव नहीं दे रहा है वो बेस नहीं है। एरिनीस का कहना ये था। सबसे सिंपल डेफिनेशन थी एसिड और बेस की। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक्स ये थे कि ये बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें OH नहीं होता है लेकिन वो बेस होते हैं, उन्हें कवर नहीं कर रहा था। जैसे कि NH3, अमोनिया। अमोनिया में OH नहीं है तो इनके हिसाब से ये बेस नहीं है। जबकि हम ये जानते हैं कि HCl और NH3 अगर इनकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, ये H प्लस देता है, ये इस H प्लस को ले लेता है और ये क्या बनाता है, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ में लगकर NH4Cl का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ सॉल्ट बन रहा है लेकिन वाटर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इनके हिसाब से ये क्या नहीं है, बेस नहीं है। कौन, अमोनिया। अमोनिया यहाँ पर बेस नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात, ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स को, ओनली मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड एज एसिड एंड बेसिस। कंसीडर्ड एज एसिड एंड बेसिस। इनके हिसाब से आयंस जो रहते हैं वो आपके एसिड और बेस नहीं होते हैं, एंड नॉट आयंस। आयंस इनके हिसाब से एसिड और बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल एसिड और बेस की तरह बिहेव करते हैं। मतलब इनका बड़ा ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट था, सिंपल कॉन्सेप्ट था। इनका कॉन्सेप्ट ये था एसिड वो है जिसे पानी में डालेंगे तो वो H प्लस दे देंगे, बेस वो है जो पानी में डालेंगे OH नेगेटिव दे देंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था। पर ड्रॉबैक ये था, हमें दूसरे कॉन्सेप्ट की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ये अमोनिया को बेस की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी इनकी डेफिनेशन जो थी वो बड़ी लिमिटेड थी। दूसरी बात, ये आयंस को भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इनके हिसाब से सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही आपके एसिड और बेस होते हैं। ये बात अभी आपको समझ में आएगी कि भाई आयंस को कैसे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल अकेले क्यों, आयंस भी हो सकते हैं एसिड और बेस। तो अब इस बात को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इनकी देखो एसिड की डेफिनेशन तो वही की वही है जो किसकी थी, एरिनियस की थी। उन्होंने कहा एसिड क्या होते हैं,
जो H+ निकालते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि एसिड, एसिड के मामले में ये एरिनियस से एग्री करते थे। ठीक है, वो ये कहते हैं, बस इन्होंने इतनी सी बात कह दी कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, भाई H+ को प्रोटॉन दे दिया इन्होंने, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के पास में। अब क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो H+ बच गया, और H+ में सिर्फ कौन है, सिर्फ प्रोटॉन ही तो है, सिर्फ प्रोटॉन ही तो बचा, तो इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, H+ को बोल दिया उन्होंने कि ये प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। ठीक है, तो यानी ये एरिनियस से एग्री कर रहा है कि ये H+ देते हैं। बस इन्होंने ये है कि पानी आने की बात नहीं कही कि भाई पानी में ही देंगे H+। ठीक है, प्रोटॉन डोनर यानी H+ डोनर। बेस के लिए इन्होंने अपनी सी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, किसके हिसाब से, एरिनियस के हिसाब से। उन्होंने कहा बेस वो होते हैं जो OH नहीं दें, बेस वो होते हैं जो H+ को एक्सेप्ट करें, यानी जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं उन्हें बेस कह दिया है। बस इतनी सी बात कर दी, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होते हैं यानी H+ एक्सेप्टर जो होते हैं उन्हें इन्होंने बेस कह दिया। अब देखो, जो भी क्या कर रहे हैं, H+ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो बेस है। ठीक है, अब जैसे इन्हीं की डेफिनेशन के हिसाब से चले, हमने ये लिया HCl, हमने पानी में डाला, पानी में इसने क्या किया, H+ दिया, और बेस वो होते हैं, एरिनियस ने कहा था, जो OH नेगेटिव देते हैं वाटर में। तो कायदे से देखा जाए OH नेगेटिव क्या दे रहा है, इसका H+ इसके साथ लग जा रहा है, तभी तो मिलकर ये क्या बना रहा है, H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। तो H+ को ही तो एक्सेप्ट किया किसने, NaOH ने। तो उन्होंने कहा H+ को जो भी एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, बेस होगा, वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, अब देखना जैसे एग्जाम्पल, HCl तो एसिड है क्योंकि ये क्या देता है, H+ देता है। बेटा लिखना बाद में, पहले समझ लो, HCl क्या होता है, एसिड होता है, क्यों, क्योंकि ये H+ देता है। अब जैसे हमने इसे पानी में डाला, तो पानी में डालने पर H2O ने H+ को ले लिया, और जैसे ही H+ को ले लिया तो ये क्या बन गया, Cl नेगेटिव, और यहाँ क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। तो अगर ये एसिड है तो इस H+ को किसने लिया, वाटर ने लिया कि नहीं, किसने लिया, और वाटर ने H+ को ले लिया, तो वाटर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई है? तो ये एसिड है तो वाटर बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखो इनके कॉन्सेप्ट में कितना अंतर आ गया, जबकि वाटर को बेस कौन नहीं मान रहा था, एरिनियस नहीं मान रहा था। ब्रॉन्स्टेड ने कहा है वाटर क्या करता है, H+ लेता है, और H+ लेता है तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन तभी करेगा जब इसमें एसिड डालो, वैसे बेस नहीं है वाटर, क्योंकि जब एसिड डालोगे तभी तो H+ को लेगा, और जब लेगा H+ को तो जो H+ को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। सिंपल बात, समझ में आई है बात, पक्का? अच्छा, अब देखना, अब एक चीज और देखना भैया, H+ निकला तो Cl पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। अच्छा, चार्जेस आर बर्डन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था चार्जेस आर बर्डन, ये बोझ होते हैं, और अगर ये बोझ हैं तो ये बोझ कैसे हटेगा, चार्जेस को हटाकर। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज कैसे आया, इलेक्ट्रॉन लेकर, किससे, हाइड्रोजन से, जाएगा कैसे, इलेक्ट्रॉन देकर। तो अब इस पर Cl नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी इच्छा क्या है कि ये वापस H+ ले लो और इसे खत्म कर दे। तो अगर मौका मिलेगा तो ये H+ दे सकता है कि नहीं, और ये Cl क्या करेगा, H+ ले लेगा, और Cl H+ ले रहा है तो यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, और ये H+ दे रहा है H3O पॉजिटिव, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई? तो देखो यहां पर आयन भी क्या बन गए, बेस और एसिड।
एरिनियस इन्हें नहीं कह रहा था, एरिनियस कह रहा था सिर्फ मॉलिक्यूल हो सकते हैं। वो कह रहा है जो H प्लस देता है और जो OH नेगेटिव देता है, यानी वो मॉलिक्यूल को ही कंसीडर कर रहा था, किसकी तरह, एसिड और बेस की तरह, आयन को कंसीडर कर ही नहीं रहा था। और देखो ब्रॉन्स्टेड ने कहा भाई ये भी तो क्या होगा, H प्लस ले सकता है ना, भले ही कम ले या ज्यादा ले उससे मतलब नहीं है, H प्लस ले सकता है कि नहीं, तो H प्लस ले सकता है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ बेस, और ये H प्लस दे सकता है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज एसिड। ठीक है, तो यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, हमने लिया NH3, NH3 क्या H प्लस दे रहा है, नहीं। क्या ये OH नेगेटिव दे रहा है, नहीं। तो ये एसिड और बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, किस कॉन्सेप्ट से, एरिनियस के कॉन्सेप्ट से। पर जैसे ही आप इसे पानी में डालते हो तो देखो NH3 पर क्या है, लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर है, और लोन पेयर किसी को भी दे सकता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो NH3 को आप जैसे ही पानी में डालते हो तो ये इस पानी में से H प्लस को निकाल लेता है, और पानी में से H प्लस निकलेगा तो पानी किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। और H प्लस किसने ले लिया, NH3 ने, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो ये क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव, और ये क्या बनाएगा, OH नेगेटिव, बनाएगा कि नहीं। अब देखना NH4 पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा, जब H प्लस निकल जाए, तो अगर ये H प्लस दे सकता है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, और OH नेगेटिव H प्लस को ले सकता है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस। क्या ये बात समझ में आई है। अब जरा यहाँ पानी को देखो, पानी यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है। तो पानी में एसिड डालोगे तो वह बेस की तरह बिहेव करेगा, और उसमें बेस डालोगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा। और ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल या आयन जो H प्लस ले भी सकता है और जो H प्लस दे भी सकता है, वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं, बात समझ में आई है। तो वाटर इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक होता है वाटर। ठीक है, इट कैन एक्ट बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, कौन, वाटर। तो यहाँ एम्फोटेरिक की ये डेफिनेशन याद रखिएगा, एम्फोटेरिक किन्हें कहते हैं बेटा, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा H प्लस क्या होता है अपने आप में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और H प्लस को जो भी लेता है उसे क्या कहते हैं हम, जो H प्लस निकालता है वो एसिड होता है। तो जो H प्लस को लेगा वो कौन होगा, कौन होगा, बेस। तो H प्लस को कौन कौन ले सकता है, तो H प्लस है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो बनी बात है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। H प्लस एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, और H प्लस एक्सेप्टर को हम क्या कहते हैं, बेस। तो यानी बेस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन रिच उसी को कहते हैं जिसका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट हो। भाई इलेक्ट्रॉन रिच उसे कहेंगे ना जिसमें सबसे पहले तो ऑक्टेट कंप्लीट हो, और देने के लिए उसके पास क्या हो, कम से कम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो ही ना। भाई ये H प्लस को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन ही तो देगा। भाई H प्लस में किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है।
तो ये बेस के पास क्यों जा रहा है, बेस इसे क्यों ले रहा है? बेस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बेस पर क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तभी तो H प्लस उसके पास जा रहा है, तभी तो वो H प्लस को ले रहा है। ठीक है, तो बेस को कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन रिच होने के लिए क्या कंडीशन होती है, एक तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा इस पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर। क्या होना चाहिए? अब इलेक्ट्रॉन रिच भी दो टाइप के होते हैं, एक न्यूट्रल होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो पक्का वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है और उसका लोन पेयर भी होगा। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज है, याद रखना, तो उसका लोन पेयर होगा ही होगा। पर हर इलेक्ट्रॉन रिच नेगेटिवली चार्ज हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच जरूर है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज नहीं है पर वो इलेक्ट्रॉन रिच है, जैसे NH3। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं न्यूट्रल और एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज। एक होते हैं न्यूट्रल और एक होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने के लिए ऐसा नहीं है कि कंपलसरी कंडीशन यही है, ऐसा नहीं है कि नॉट कंपलसरी ये हर बार नेगेटिव चार्ज ही हो, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया NH3, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट और इसका लोन पेयर भी। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर हो गई होगा। ठीक, जैसे इसमें दूसरा H का एग्जांपल क्या हो गया, H2 हो गया। H2O पर भी दो दो लोन पेयर हैं और ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसका। बनाकर दिखाएं, देखो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं भाई। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 2 की कमी है तो एक यहां रखेगा एक यहां रखेगा अनपेयर, तो 2 हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। अब देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, और इस पर दो दो क्या है, लोन पेयर है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच, और इस पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं। ऐसे ही अमोनिया में बात करें, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को आप कर दीजिए अनपेयर, तो 3 हाइड्रोजन के साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन लगा लेगा भाई। ठीक है, और एक क्या रहता है, लोन पेयर। तो देखो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और इस पर एक लोन पेयर भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया कि नहीं हो गया। तो ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है, ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है, और न्यूट्रल वाले और नेगेटिवली चार्ज पर तो आपका लोन पेयर होता ही होता है और ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, देखिए ये कॉन्सेप्ट भी किसकी देन है, ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट की देन है। कौन सा, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। और ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत यही पड़ेगी, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। जो हम GOC को पढ़ते हैं और आगे जाकर मैकेनिज्म वगैरह को पढ़ते हैं तो हमें इस कॉन्सेप्ट की बहुत 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 ज्यादा जरूरत पड़ती है, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। लीव इन ग्रुप को चेक करने के लिए, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, इन सब चीजों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसे बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, और यहाँ तो जरूरत आपको पढ़नी पड़ेगी। देखो कोई भी एसिड का एक मॉलिक्यूल जब एक H प्लस निकालता है, कोई भी एसिड का एक मॉलिक्यूल जब एक H प्लस निकाले, कितना H प्लस, ये बहुत जरूरी बात है, एक ही H प्लस निकाले, दो दो नहीं निकाले। तो एक H प्लस निकलने के बाद में उस मॉलिक्यूल में बाकी जो कुछ भी रह जाता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। ठीक है, when acid
emits 1H प्लस। 1H प्लस बहुत जरूरी वर्ड है, एक ही निकालना चाहिए, ठीक है। देन remaining part form is known as conjugate base and vice versa, ठीक है। ऐसे ही when, अरे ये विश लग दी हमने when की जगह, when base accepts 1H plus, then it forms conjugate acid। इस पर बड़े आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, जिसे अगर आपने कायदे से इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो वही आपके बहुत कठिन बन जाए। उजैर समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा ये एक H2SO4 है, क्या है? अब H2SO4 ने क्या किया, एक H प्लस को निकाल दिया, तो क्या बचा यहाँ? HSO4 और -1। तो अगर ये एक एसिड है तो ये इसने एक H प्लस निकाल दिया ना, अब बाकी का पार्ट तो यही बचा ना, तो हम इसे कहेंगे ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। क्या बन गया? ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। और यही कॉन्जुगेट बेस जब क्या करेगा, इस एक H प्लस को ले लेगा तो ये क्या बना लेगा? अपना कॉन्जुगेट एसिड। तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। समझ में आ गई बात? कॉन्जुगेशन मतलब होता है जो नेक्स्ट स्टेप में लगा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं। समझ में आ गई बात अच्छे से? तो एक एसिड जब एक H प्लस निकाल देता है तो वो बनाता है कॉन्जुगेट बेस, और कोई बेस जब एक H प्लस को ले लेता है तो वो बनाता है कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर वापस इस डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर ये बेस है कौन? HSO4 नेगेटिव, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है? H2SO4 है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब देखना, ये HSO4 -1 है, अभी भी इसमें निकालने के लिए एक और H प्लस है कि नहीं है? हमने एक और H प्लस निकाल दिया, अब क्या बचा? SO4 -2, ठीक है। तो देखो इसने H प्लस निकाला कि नहीं निकाला, तो हम इसे क्या कहेंगे? एसिड। और ये इसका क्या बना? कॉन्जुगेट बेस। बना कि नहीं बना? तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? समझ में आ रही है बात? तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है, सुनना ध्यान से सुनना। SO4 -2 का कॉन्जुगेट एसिड कौन है? HSO4 -1 है, मैंने कहा SO4 -2 का कॉन्जुगेट एसिड कौन है? तो H2SO4 नहीं है, HSO4 -1 है, ठीक है। और हमने कहा कि HSO4 -1 का कॉन्जुगेट एसिड कौन है? तो वो H2SO4 है। इसका ये है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। समझ में आई है बात कि नहीं आई? ठीक है। तो HSO4 -1, अब यहां गौर से देखो, ये एक कॉन्जुगेट एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और ये एक कॉन्जुगेट बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। इसका मतलब HSO4 नेगेटिव क्या है? एम्फोटेरिक है। वेरी गुड, एम्फोटेरिक है, शाबाश शिवम। ये एम्फोटेरिक है, तो क्या SO4 -2 एम्फोटेरिक है? नहीं,
क्योंकि ये सिर्फ बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये और फर्दर क्या नहीं कर सकता है, H प्लस नहीं निकाल सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। H2SO4 एम्फोटेरिक है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ H प्लस को निकाल सकता है, ये H प्लस ले नहीं सकता है, ले नहीं सकता है। तो एम्फोटेरिक होने के लिए ये H प्लस ले भी सके और H प्लस को निकाल भी सके, ये होना जरूरी है। तो हो सकता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के आपको और आइंस के वो पेयर दे दें और पूछे इसमें से एम्फोटेरिक कौन है, तो आप ये देखना क्या वो H प्लस ले भी पा रहा है और H प्लस निकाल भी पा रहा है कि नहीं। अगर वह ले पा रहा है और निकाल पा रहा है तो ही वो एम्फोटेरिक होगा, वरना वो एम्फोटेरिक नहीं होगा। इज इट क्लियर। दूसरी टाइप मैंने बता दी क्वेश्चन की, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये आपकी दूसरी टाइप है। पहली टाइप में ये होता है कि इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा या इसका एसिड कौन होगा, ये पूछ लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात एम्फोटेरिक। तो अगर कोई एसिड दे रखा है और वह मल्टी बेसिक एसिड है, मतलब उसमें एक से ज्यादा H प्लस है, तो वहां एम्फोटेरिक बनने की संभावना है। संभावना क्या, वहां एम्फोटेरिक बनेगा। और कौन बनेगा, बीच वाला बनेगा। पर एक ही H प्लस है तो वहां एम्फोटेरिक नहीं हो सकता, HCl में नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ गई बात। HCl सिर्फ H प्लस निकाल सकता है, Cl नेगेटिव सिर्फ H प्लस ले सकता है, तो वो एम्फोटेरिक नहीं। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। तो ये एसिड और बेस कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए अब मैंने आपसे कहा मुझे H2O का कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनाकर दिखाइए। मेक conjugate acid and conjugate base of water H2। बन गया, क्या बना, बेटा कस के बोलो जरा थोड़ा सा, हाँ बोलो भाई। कॉन्जुगेट एसिड H3O अब प्लस। भैया रुक जा रुक जा रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा भाई, ऑफलाइन वालों से पूछ रहे हैं। हाँ क्या बोल रही है, तुम बोल दो जरा। अरे बेटा क्या लिख रही हो, हाँ बताओ भाई। प्लस ओ नेगेटिव, 1H प्लस आयन और 1OH नेगेटिव आयन। अरे महान, हाँ भाई बोलो। हाँ भाई बोलिए। यस सर। बोलिए बेटा। कॉन्जुगेट एसिड H3O प्लस, कॉन्जुगेट बेस OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। वेरी गुड। देखो बेटा, वाटर को आपको क्या बनाना है, हाँ भाई शुभम आपने सही बताया। वाटर को क्या बनाना है, हमें एसिड बनाना है, कॉन्जुगेट एसिड। एसिड कैसे बनता है, जब कोई बेस H प्लस ले ले, एक H प्लस ले ले, तो हम इसे बनाएंगे सबसे पहले बेस। अगर हमें यहाँ एसिड बनाना है और कौन सा, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो यहाँ बेस करना पड़ेगा ना। और बेस क्या करता है, H प्लस लेता है। तो इसे क्या दे दीजिए, तो आपने जैसे इसे H प्लस दे दिया तो इसने क्या बनाया, कम बात है यार। जिसे बनाना है उसे यहां लिख लो कि आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, तो उसका ऑपोजिट बेस यहां होगा। अब बेस का क्या काम रहता, खुद सोचो जरा। H प्लस लेना, तो इसने H प्लस लिया तो क्या बना दिया, H3O पॉजिटिव, बन गया कि नहीं। अब आपको यहां पर क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। क्या बनाना है, तो आपको H2O को किसकी तरह बिहेव कराना पड़ेगा, एसिड की तरह।
और एसिड की तरह कैसे बिहेव करेगा ये, जब ये क्या कर देगा, H प्लस निकाल दे, तो इसने H प्लस निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा, तो OH नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है। बाकायदा ये डिफाइन करिए कि वाटर का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, OH नेगेटिव, और कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, H3O पॉजिटिव। समझ में आ गई बात, नहीं आई, क्लियर है भाई। चलो एक काम करो, दूसरा देता हूं मैं, HPO4-2 का कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनाइए। जल्दी बनाइएगा, देखते हैं समझ में आया कि नहीं। बन गया भाई, सौम्या बना बेटा, शिफत, राजुल, क्या बना है बताइए। हाँ देखिए भाई, ये कॉन्जुगेट एसिड है तो इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर, बेस। बेस क्या होता है, जो H प्लस को ले ले, बेस क्या होता है, जो H प्लस ले ले, तो इसे H प्लस दे दो, तो इसे H प्लस दे दिया हमने, तो इसने क्या बनाया भाई, H2PO4-1, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया। अब हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, एसिड, और एसिड क्या करता है, H प्लस निकालता है, तो H प्लस इसने निकाल दिया तो क्या बना, PO4-3, और इसने ये H प्लस यहाँ निकाल दिया, तो ये बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस। नहीं आई समझ, किस किस का सही है, हाँ भाई सही नहीं है आपका भैया, सही है सर। बिल्कुल सही, ठीक, चलो सभी का सही बना, अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बच्चा अटकता जरूर है इसका। कितना सिंपल है यार, देखो ना, एसिड अपन ने इधर रखा, उसका बेस बना दिया। एक बात याद रखनी है, एसिड H प्लस निकालेगा, बेस H प्लस लेगा, खत्म हो गई बात। कुछ बात में बात बची, नहीं बची, इतना सा कॉन्सेप्ट याद रख लो, भला हो गया इसमें, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दनादन 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 चलेगा, ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है भैया, लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट जो रहता है, तो देखो सबसे पहले एरिनियस कॉन्सेप्ट, वो क्या कह रहा था भैया, फिर से रिमाइंड कर लें, जो H प्लस निकालेंगे वो, और एक्वस सॉल्यूशन, और जो OH नेगेटिव निकालते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, बेस, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो आपके क्या करते हैं बेटा, पानी के अंदर OH नेगेटिव को निकालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जरा सी बात, बहुत कम मॉलिक्यूल्स को ये अपने अंदर रख पा रहा था एसिड और बेस में, जैसे अमोनिया को नहीं रख पा रहा था, पानी को नहीं कह पा रहा था वो। और देखो यहाँ तो कितने सारे आइंस आ गए, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, एसिड और बेस बोल रहे हैं, वो इन्हें नहीं कहता था, वो इन्हें कहते नहीं है, वो मॉलिक्यूल को कंसीडर करता था, बड़ा लिमिटेड सा उसका था एरिनियस का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को लेकर आए, तो इसमें देखो इसने अमोनिया को भी ले लिया, इसने आइंस को भी कंसीडर कर लिया, तमाम चीजों को इसने कंसीडर कर लिया,
तो यहाँ पर रेंज बढ़ गई एसिड और बेस में। अब भैया है लुईस, इन्होंने तो भाई साहब ऐसी ऐसी चीजों को एसिड और बेस में डाल दिया जिनका H+ से कोई लेना देना है ही नहीं है। इन्होंने उन मॉलिक्यूल्स को भी कंसीडर कर लिया जिसमें H+ निकलते ही नहीं है, जिसमें OH निकलते ही नहीं है। इनके हिसाब से समझना, AlCl3 क्या इसमें H+ है? क्या इसमें OH है? नहीं है ना। इनके हिसाब से ये एसिड है, इसे हम लुईस एसिड कहते हैं, इसे लुईस एसिड कहते हैं। बात समझ आ रही है? क्यों कहने लगे लुईस एसिड? जरा इस बात को हमें यहाँ पर समझना है। इसने तो H+ नहीं निकाला। हाँ, बेस के कॉन्सेप्ट में ये बिल्कुल किस पे चले, जो H+ को एक्सेप्ट कर ले। तो ब्रोंस्टेड वाले कॉन्सेप्ट, इन्होंने ब्रोंस्टेड वाले कॉन्सेप्ट से ही बेस का कॉन्सेप्ट उठाया और एसिड का कॉन्सेप्ट एक अलग लेवल पे ले गई। तो इन्होंने इतने सारे मॉलिक्यूल्स को इसमें उठाकर जोड़ दिया, इतने सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया कि भाई साहब बड़ी परेशानी होने लगी। अरे ये भी हो सकता, वो भी हो सकता, और इसी कॉन्सेप्ट को समझ। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए तो फिर आपको परेशानी नहीं, फिर आप जरा में समझ जाओगे यहाँ पर कौन लुईस एसिड और कौन सा लुईस बेस है। ठीक है, और ये वही लुईस एसिड और लुईस बेस हैं जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हम लोग पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट कंपाउंड में मैंने आपको बताया था, क्या बोला था कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो किस किस के बीच में बनते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है? जिसमें दोनों के दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एक ही देता है, दोनों कंबाइनिंग एटम में से कोई एक ही देता है। जो देता है वो लुईस बेस है और जो उस पेयर को लेता है वो लुईस एसिड है। ठीक है, तो ये वही लुईस एसिड और लुईस बेस है, ये लुईस कॉन्सेप्ट में आ जाता है। और इसे अब हम लोग करेंगे